Welcome to Physics with Amit. Let's learn physics easily. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत चुंबकत्व की, और ये विद्युत चुंबकत्व रिलेटेड है। ये पूरी फिजिक्स का जो टॉपिक से रिलेटेड है, पहली वाली फिजिक्स जो है क्लास 12 की, वो रिलेटेड है विद्युत चुंबकत्व से। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये थोड़े से कठिन वर्ड्स हैं, विद्युत गतिकी और स्थिर विद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर आवेशों का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी व्हेन वी स्टडी अबाउट द चार्जेज एट रेस्ट, जब हम ऐसे आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं जो रुके हुए हैं, स्थिर हैं। और जब हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विद्युत गतिकी। अब बात ये होती है कि आवेश गतिमान हो गया तो वहां पे हम तुरंत जान जाएंगे कि वो गति की बात हो रही है, और वहां पे चुंबकीय गुण आ जाता है। कैसे कि अगर कोई आवेश है, जब तक वो स्थिर रहेगा तो उसमें केवल और केवल एक चीज उत्पन्न होगी जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर वो गतिमान हो गया, ये आवेश अगर मोशन में आ गया, गतिमान हो गया, फिर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। और अगर ये एक्सीलरेट करने लग जाए, मतलब त्वरण आ जाए, इसके अंदर त्वरण आ जाता है, तो फिर ये रेडिएशन भी उत्पन्न करता है, यानी इसके अंदर विकिरण भी आने लगता है, विकिरण। अब बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है? ठीक है, तो आवेश पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आंतरिक गुण है, पदार्थ का मूलभूत गुण है। ये पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है और साथ में उनको उत्पन्न भी करता है। अब ये क्या है? ये मतलब है इसका कि आवेश अगर है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और अगर ये गतिमान हो गया तो फिर इसके चारों ओर उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। और अगर ये कहीं चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसको महसूस भी कर पाएगा, विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसको भी महसूस कर पाएगा। और यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब बात करते हैं सबसे छोटे आवेश की। आज तक जो सबसे छोटा आवेश बना है, आज तक जो सबसे छोटा आवेश बना है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ आवेश दो प्रकार का होगा। एक आवेश होगा हमारा धनात्मक, और दूसरा आवेश होगा हमारा ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं और ये कहां से आते हैं? तो पहली चीज सुनो, अगर कोई भी बॉडी है, आज तक जिंदगी में दुनिया में जितनी भी बॉडीज बनी है, सभी बॉडीज के अंदर आवेश होता है। वो चाहे प्लस माइनस दोनों मिक्स होते हैं। जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का आवेश होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रल, यानी उदासीन। दुनिया में कोई भी बॉडी हो उसके अंदर चार्ज है, लेकिन वो चार्ज दोनों बराबर होने की वजह से, धनात्मक और ऋणात्मक होने की वजह से उदासीन होता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आया कैसे? तो जब डॉक्टर गिलबर्ट जैसे साइंटिस्ट बहुत सारे आए, ठीक है, जिन्होंने इस दो चीजों को रगड़ा, और रगड़ने की वजह से एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के दूसरे में चले जा रहे थे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या बताया कि एक रब करने पर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है। उनको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। उसको उन्होंने साइनिंग के तहत दिया था कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक को बोला था पॉजिटिव। ठीक है, एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक नेगेटिव बोल दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव आता कब है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी बॉडी को में जाएं तो ये हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से किसको निकालना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के किसी दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी बॉडी है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब ये क्या हो जाए? ये ज्यादा हो जाए, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता।
अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से क्या होगा, आवेश कैसा हो जाएगा, धनात्मक। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो आवेश हो जाएगा धनात्मक, और इलेक्ट्रॉनों की, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी अगर कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की आवेशों के गुण, पहला पॉइंट। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताते हैं तो पहली चीज जो आती है आवेश की, ये अदिश राशि है। तो अगर अदिश राशि है उसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, यानी सबसे पहली होती है योज्यता। ये कैसी होगी, सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको लिखूं, चिन्हों के साथ जोड़ते हैं। योज्यता क्या है, तो अगर हम बोलें कि आवेशों की योज्यता, पहला पॉइंट अगर हम बोलते हैं आवेशों की योज्यता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवेशों को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। अगर मान लो कि मैं बोलूं +2 +3 -4 कूलम और -6 कूलम 8 कूलम, ये सारे आवेश हैं, इन सबको अगर मुझे जोड़ना है तो इस केस में क्या है, तो मैं सबको लिखूंगा +2 +3 -4 -6 +8। तो जो नेट आएगा 8 3 11 2 13, 13 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 3। तो ये जो आया, ये कट गया, कितना आया, 3 गुलाम। ये जो 3 गुलाम है प्लस में, तो ये जो आवेश है वो प्लस में आया, इसका मतलब ये बता रहा है कि आवेश, हमारा जो नेट आवेश है वो प्लस में होगा। अब अगर प्लस में है तो क्या बता रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब एक और चीज मेन पॉइंट में बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। किसमें, अगर कोई चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर है, मान लो कि ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, ये क्यों है, ये भी क्यों है। तो अगर पूछा जाए कौन सा बड़ा होगा, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, लेकिन बड़ा कौन है, तो हमें पता है अगर द्रव्यमान की बात कर रहा है, बड़ा कौन है, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो भी नेगेटिव आवेश होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अगर ये M1 है, ये M2 है, तो जो भी नेगेटिव होगा उसका आवेश, हमेशा ध्यान रखना, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हमने प्रोटॉनों को टच नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को मैंने निकाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का बहुत मिनिमम सा द्रव्यमान होता है, लेकिन होता तो है, उसकी वजह से कमी आएगी। तो अगर पूछता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये पहला गुण होता है। पहला गुण क्या है, योज्यता। दूसरा क्या है, इसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं क्वांटीकरण। सेम फार्मूला ये कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्वांटीकरण में तो Q बराबर NE। अब दूसरी चीज, यहाँ पे जब भी हम बात करें Q बराबर NE की, तो ये बताता है कि ये विभाजित नहीं कर सकते, तो N की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। कभी भी हम इसको 1/2 1/3 ऐसे लिख नहीं सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, संरक्षण। अगर कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय, तो विलगित निकाय का जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अगर कोई विलगित निकाय है तो उसका कुल आवेश सदैव संरक्षित रहेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि ये कभी वेग पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, यानी वेग डिपेंडेंट नहीं होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि अगर Q रेस्ट पर और Q मोशन पर सेम रहता है, Q रेस्ट और Q मोशन, Q रेस्ट का मतलब क्या है, विराम में और गति में, दोनों में ये समान रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी में लिखूं कि द्रव्यमान का क्या होता है, क्या द्रव्यमान ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है।
उसके लिए आइंस्टीन का एक फार्मूला आता है m बराबर m नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो अगर कोई पूछता है कि वेग पर निर्भर कौन करता है, तो ये वेग पर निर्भर करता है नहीं करता? नहीं करता। द्रव्यमान निर्भर करता है कि नहीं करता? यस करता है। तो ये द्रव्यमान निर्भर करता है, आवेश निर्भर नहीं करता है। तो जब भी वेग की बात आती है तो वेग में हम ये बोलेंगे कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ये आइंस्टाइन के फार्मूले से आता है, ये आइंस्टाइन का फार्मूला था, ठीक है, और आपने इसको पढ़ा भी है, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसा मास यहाँ पे जो m नॉट होता है वो रेस्ट मास होता है, यानी जब रुकी हुई है उस समय उसका रेस्ट मास क्या है, c यहाँ पे चाल होती है प्रकाश की, और कितनी चाल से वो चल रहा है ये होता है v, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे इन चीजों की, आवेश, तो आवेश का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि आवेश अगर टाइप मैंने बता दिए, दो टाइप के, एक प्लस था एक माइनस था, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस आवेश हो, माइनस माइनस आवेश हो, या प्लस माइनस आवेश हो, या माइनस प्लस आवेश हो, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के, ये कैसे आवेश है? सेम टाइप के, तो ये समान आवेश हो गए, समान आवेश। अगर ये देखोगे तो ये कैसे आवेश है? विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश। तो अगर कोई पूछे समान आवेश अगर एक जगह पे है, मान लो मैंने एक आवेश ये लिया, ठीक है, और दूसरा आवेश मैंने ये लिया, तो दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम टाइप के ना हो करके अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो अलग अलग है तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन सेम टाइप के हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर समान आवेश की बात हो रही है तो ये वर्ड आएगा प्रतिकर्षित, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जब भी विपरीत आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब ये मैंने बता ही दिया कि तुम्हें कि ये राशि कैसी है, ठीक है। तो अगर ये बात आती है कि समान आवेश यानी एक समान आवेश अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस आवेश है, माइनस प्लस आवेश है तो आकर्षित करेंगे। ये सिंपल सा फंडा भी लाइफ का भी, ठीक है, कि अगर मैं प्लस प्लस मतलब बॉयज, अगर बॉयज बॉयज देखें तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो अट्रैक्शन आता है वो कब आता है, जब बॉयज और गर्ल्स आता है, ठीक है, जब बॉयज और गर्ल्स आते हैं तभी अट्रैक्शन आता है, ठीक है। कोई लड़का किसी लड़के से अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आता है कि समान आवेश अगर है सेम टाइप के तो वहां पे फिर अट्रैक्शन नाम की चीज नहीं रहेगी, ठीक है, यानी आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जब अपोजिट चार्जेज आ जाते हैं, ठीक है, विपरीत प्रकार के टाइप आ जाते हैं, एक लड़का एक लड़की है तो फिर अट्रैक्शन हो सकता है, समझ रहा है, 100% श्योर है। डिपेंड करेगा कि जैसे यहाँ पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस की बात हो रही है, वहां पे डिपेंड करेगा कैसा है, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के हैं तो फिर क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं तो फिर अलग अलग वाले आकर्षित करेंगे, सेम टाइप वाले प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने आवेश के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, आवेश के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब आवेश के बारे में अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होगा, तो क्योंकि हम एक वीडियो पे एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कूलाम के नियम पे रहेगा, कूलम्ब्स लॉ, और कूलाम के नियम पे तो रहेगा, साथ में हम कूलाम के नियम से बेस्ड अब इस पे जो भी सवाल आएंगे वेस्ट, वो हाई लेवल के सवाल जो भी बन सकते हैं सारे सवाल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो कूलम्ब्स लॉ और उसके क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम आवेश के भी लेंगे, ठीक है। और उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो फिर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको चैनल पे आते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।